मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। माँ, पापा का एक गुप्त जीवन है। मेरे हाथ से चाय का कप फिसलकर फर्श पर गिरा और उसकी खनकती आवाज़ ने उस भयावह चुप्पी को तोड़ा जो मेरे बेटे अमित के इन शब्दों के बाद कमरे में छा गई थी। मेरे पति राहुल, जिनके साथ मैंने 25 साल बिताए थे, मेरा जीवन, मेरी पहचान, उनका एक गुप्त जीवन, ये कैसे संभव था? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे शरीर से बाहर निकल आने को बेताब हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। मैं हूं दीपिका और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो प्यार, विश्वास और एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलती है जो एक रिश्ते की नींव को हिला सकता है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सचमुच उन लोगों को जानते हैं जिनके साथ हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन पहन ले और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिया और राहुल की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। कोलकाता के एक कॉलेज कैंपस में उनकी पहली मुलाकात हुई थी जब राहुल आर्किटेक्चर के छात्र थे और प्रिया साहित्य की दुनिया में खोई रहती थी। राहुल की गंभीर आंखें और प्रिया की चंचल मुस्कान एक दूसरे के पूरक थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कोलकाता की बारिश भरी शामों में हुगली नदी के किनारे उन्होंने अनगिनत सपने बुने थे। राहुल ने प्रिया के हाथ पर अपना नाम लिखा था और प्रिया ने अपनी डायरी के पन्नों पर राहुल के लिए कविताएं। उनका प्यार गहरा और पवित्र था, एक ऐसा बंधन जिसे वो दोनों ही अटूट मानते थे। शादी के बाद वे दिल्ली आ गए, जहाँ राहुल को एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिली। प्रिया ने खुशी खुशी अपने शहर, अपने दोस्तों और अपनी साहित्यिक आकांक्षाओं को पीछे छोड़ दिया, राहुल के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए। दिल्ली उनके लिए एक नया घर बन गया। राहुल ने अपने करियर में तेज़ी से तरक्की की और प्रिया ने एक सुंदर घर बनाया जिसमें प्यार और खुशियाँ भरी थी। उनका बेटा अमित उनकी दुनिया का केंद्र बन गया। अमित के जन्म के बाद प्रिया ने अपनी सारी ऊर्जा उसे पालने पोसने में लगा दी। वो एक आदर्श पत्नी और माँ थी और राहुल एक आदर्श पति और पिता। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था जिसमें कोई उथल पुथल नहीं थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर पल में एक अजीब सी समझ थी। राहुल अक्सर देर रात तक काम करते थे, लेकिन प्रिया कभी शिकायत नहीं करती थी। वो जानती थीं कि वो उनके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। राहुल भी प्रिया का बहुत सम्मान करते थे। वो हर छोटी बड़ी बात में उससे सलाह लेते थे। उनकी शादी को 25 साल हो गए थे और इन 25 सालों में प्रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि राहुल उससे कुछ छिपा सकते हैं। उनका रिश्ता विश्वास और पारदर्शिता की मजबूत नींव पर खड़ा था। अमित अब 25 साल का हो गया था और बेंगलोर में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। वो एक होनहार छात्र था और अपने पिता की तरह ही मेहनती। इस बार वो गर्मियों की छुट्टियों में घर आया था। उसके आने से घर में रौनक लौट आई थी। प्रिया और राहुल दोनों ही अमित को देखकर खुश थे। अमित अक्सर अपने पिता के साथ देर रात तक बातें करता था। उनके काम, उनके सपनों और जीवन के अनुभवों पर चर्चा करता था। राहुल भी अमित को अपने दोस्त की तरह मानते थे। एक दिन अमित अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो सामाजिक कार्यों और एनजीओ से संबंधित था। उसे कुछ पुरानी फाइलों और दस्तावेज़ों की ज़रूरत थी जो शायद राहुल के पुराने ऑफिस रूम में मिल सकते थे। राहुल का वो कमरा, जो अब एक तरह से स्टोर रूम बन गया था, कम ही खुलता था। प्रिया ने अमित को चाबी दी और कहा कि वो वहाँ देख सकता है। अमित ने धूल भरी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें मिली जो उसके पिता के शुरुआती दिनों से संबंधित थीं। वो उनमें खो गया था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से लकड़ी के बक्से पर पड़ी जो एक पुराने दराज के सबसे निचले हिस्से में छिपा हुआ था। ये बक्सा राहुल हमेशा बंद रखते थे और कभी किसी को इसे खोलने नहीं देते थे। अमित को याद आया कि बचपन में जब उसने एक बार इसे खोलने की कोशिश की थी तो राहुल ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा था कि ये उनकी कुछ पुरानी यादें हैं जिन्हें वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। अमित के मन में कौतूहल जागा। उसे लगा कि शायद इसमें उसके पिता की कोई दिलचस्प कहानी छिपी होगी। उसने चाबी ढूंढी जो दराज के पीछे ही लटकी हुई थी और बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर कुछ पुराने लिफाफे थे जिनमें खत और तस्वीरें थीं। सबसे ऊपर एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी जिसमें एक छोटा सा गांव, एक कच्चा स्कूल और कुछ बच्चे दिख रहे थे। तस्वीर के पीछे राहुल की लिखावट में कुछ लिखा था जो अब मिटने लगा था। अमित ने ध्यान से देखा। रामपुर गांव, 1998, मेरा वादा। अमित को कुछ समझ नहीं आया। उसने खत पढ़ने शुरू किए। वे खत किसी मास्टर जी के थे जो राहुल को नियमित रूप से गांव के स्कूल की प्रगति और बच्चों की ज़रूरतों के बारे में बताते थे। हर खत के साथ बैंक स्टेटमेंट की रसीदें थीं जो दिखा रही थीं कि राहुल हर महीने एक अच्छी खासी रकम रामपुर ग्राम विकास समिति के नाम पर भेज रहे थे। ये सिलसिला पिछले 25 सालों से चल रहा था। अमित के चेहरे पर शिकन पड़ गई। 25 साल! इतने लंबे समय से उसके पिता किसी गाँव के स्कूल को गुप्त रूप से पैसे भेज रहे थे और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। ये कौन सा गाँव था?
कौन से बच्चे, और ये वादा क्या था? ख़तों में गांव की गरीबी, बच्चों के सपनों और स्कूल को चलाने में आ रही मुश्किलों का जिक्र था। राहुल ने अपनी शुरुआती कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस काम में लगाया था। कई ख़तों में मास्टर जी ने राहुल को देवदूत और सरस्वती का सच्चा भक्त कहा था। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। एक तरफ उसे अपने पिता पर गर्व हो रहा था, उनकी ये निस्वार्थ सेवा देखकर, लेकिन दूसरी तरफ ये रहस्य उसे परेशान कर रहा था। उसके पिता ने ये बात माँ से भी क्यों छिपाई? क्या ये उनके रिश्ते में विश्वास की कमी थी? क्या माँ को पता होना चाहिए था? अमित के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। उसने तुरंत प्रिया को बताने का फैसला किया। उसे लगा कि माँ को ये सब जानने का पूरा हक है। और फिर वही पल आया जिसकी शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अमित मेरे पास आया, उसका चेहरा गंभीर था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा का एक गुप्त जीवन है। मेरे अंदर सब कुछ ठहर गया। गुप्त जीवन? मेरे राहुल का? मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया था। मैंने अमित से कांपते हुए पूछा, क्या कह रहा है तू अमित? किस तरह का गुप्त जीवन? अमित ने मुझे वो बक्सा दिखाया, उसमें रखे खत और बैंक स्टेटमेंट। जैसे जैसे मैं एक एक खत पढ़ती गई, मेरे अंदर भावनाओं का तूफान उठता चला गया। पहले तो मैं स्तब्ध रह गई। मेरे राहुल, जो मेरे लिए एक खुली किताब थे, उन्होंने मुझसे इतना बड़ा रहस्य कैसे छिपाया? मेरे दिल में दर्द उठा, एक अजीब सी टीस। क्या उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया? क्या उन्हें लगा कि मैं इस बात को नहीं समझ पाऊंगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के थे, आश्चर्य के थे और शायद थोड़ी सी नाराज़गी के भी। 25 साल का साथ, और मुझे उनके जीवन के इतने बड़े हिस्से के बारे में पता ही नहीं था। मैंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। क्या हमारा प्यार इतना गहरा नहीं था कि वो अपने हर दुख, हर सपने, हर जिम्मेदारी को मुझसे साझा कर सके? राहुल शाम को घर आए। हमेशा की तरह उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे माथे पर चूमा। लेकिन आज मुझे उनके स्पर्श में एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश की। अमित अपने कमरे में चला गया था, शायद हमें अकेले में बात करने का मौका देने के लिए। रात के खाने पर भी मैं शांत रही। राहुल ने कई बार पूछा, प्रिया क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो? मैंने टाल दिया। रात को जब हम सोने गए तो मैंने राहुल से कहा, राहुल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे सुनकर राहुल भी हैरान रह गए। वो उठकर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, राहुल क्या रामपुर नाम का कोई गांव आपकी ज़िंदगी में है? राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सवाल पूछूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा, प्रिया तुम्हें रामपुर के बारे में कैसे पता? मैंने उनसे कहा, मुझे सब पता चल गया है राहुल। अमित को आपके पुराने कमरे में वो बक्सा मिला। मैंने सारे खत और बैंक स्टेटमेंट देख लिए हैं। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो एक गहरी सांस ले रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, एक अजीब सी बेबसी। प्रिया मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने बताना शुरू किया। ये कहानी उनके कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। राहुल जब आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे तो एक समर इंटर्नशिप के लिए उन्हें एक ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। उन्हें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर भेजा गया था। रामपुर एक पिछड़ा हुआ गांव था, जहां ना बिजली थी, न सही सड़कें और ना ही कोई स्कूल। बच्चे खुले आसमान के नीचे या किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, अगर कोई उन्हें पढ़ाता था। वहीं उनकी मुलाकात एक वृद्ध मास्टर जी से हुई, जिनका नाम गुरुदीन था। गुरुदीन मास्टर जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी थी। उनके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई सरकारी नौकरी, लेकिन उनके दिल में शिक्षा की लौ जल रही थी। राहुल ने देखा कि कैसे गुरुदीन मास्टर जी अपने सीमित संसाधनों में बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने वहाँ रहते हुए गांव के लिए एक छोटा सा स्कूल डिज़ाइन किया और अपने इंटर्नशिप के पैसों से उसकी नींव रखी। गांव वालों ने भी श्रमदान किया। लेकिन जब राहुल की इंटर्नशिप ख़त्म हुई और उन्हें वापस शहर लौटना पड़ा तो उनके दिल में एक टीस रह गई। उन्होंने गुरुदीन मास्टर जी से वादा किया था कि वो इस स्कूल को कभी बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने गुरुदीन मास्टर जी से कहा था कि वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करेंगे। राहुल ने अपनी पहली नौकरी से लेकर आज तक अपनी हर कमाई का एक हिस्सा उस स्कूल के लिए अलग रखा। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले और लोग उन्हें महान कहें या उनकी तारीफ करें। वो सिर्फ अपना वादा निभा रहे थे। उन्होंने बताया, प्रिया जब हमारी शादी हुई तब मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था। मुझे लगा कि शायद तुम इसे एक बोझ समझोगी। मुझे लगा कि शायद तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचा रहा हूँ।
मुझे डर था कि तुम कहोगी कि हम खुद मुश्किल से खड़े हो रहे हैं तो किसी और की मदद क्यों करें। और जैसे जैसे मैं करियर में आगे बढ़ता गया, मेरा डर और बढ़ता गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी खुद को कम महसूस करो या सोचो कि मैं तुम्हें कुछ कम दे रहा हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैंने ये सब अपनी खुशी के लिए किया प्रिया। मेरा वादा था और मैं उसे निभा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये एक गुप्त जीवन बन जाएगा। ये तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। उनकी आंखों में आंसू थे जो उनकी ईमानदारी और उनके गहरे दर्द को बयां कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें दुख पहुँचे। मैंने सोचा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें सब बताऊँगा और शायद तब हम दोनों मिलकर उस स्कूल के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं उनकी बातें सुन रही थी और मेरे अंदर का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। मेरे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि गर्व और अफसोस के थे। अफसोस इस बात का कि मैंने अपने पति को इतनी देर से जाना। अफसोस इस बात का कि मैंने उनके इतने बड़े बलिदान को कभी नहीं देखा। मेरे राहुल, जो बाहर से एक सफल आर्किटेक्ट थे, अंदर से एक निस्वार्थ इंसान थे, जिन्होंने चुपचाप एक पूरे गांव के बच्चों के भविष्य को संवारा था। उन्होंने अपनी कई ख्वाहिशों को मारा होगा, कई बार अपनी ज़रूरतें कम की होंगी ताकि उस स्कूल को पैसे भेज सकें। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मेरे आंसू उनके कंधे पर बह रहे थे। मैंने कहा, राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें गलत समझने के लिए माफ़ कर दो। मैं कितनी नादान थी जो सोचती थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह जानती हूँ। तुमने इतना बड़ा काम किया और वो भी इतने सालों तक अकेले। मुझे तुम पर गर्व है, बहुत गर्व है। उस रात हमने देर तक बातें की। उन्होंने मुझे रामपुर गांव के बारे में बताया, गुरुदीन मास्टर जी के बारे में, बच्चों के बारे में। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हर बार जब वो किसी बच्चे की मुस्कान देखते थे या किसी बच्चे के पास से ख़त आता था तो उन्हें अपनी सारी थकान भूल जाती थी। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपनी छुट्टी में चोरी छिपे गांव जाते थे और वहाँ के लोगों से मिलकर आते थे। अगले दिन मैंने अमित से भी बात की। अमित भी अब अपने पिता की महानता को समझ चुका था। वो भी भावुक था। मैंने राहुल से कहा, राहुल, अब हम तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। ये अब तुम्हारा अकेला वादा नहीं है, ये हमारा वादा है। अगले महीने हमने रामपुर जाने का फैसला किया। अमित ने छुट्टी ले ली और हम तीनों दिल्ली से ट्रेन पकड़कर उस अनजाने गांव की ओर चल पड़े। यात्रा लंबी थी, लेकिन मेरे दिल में एक नई उम्मीद और उत्साह था। जब हम रामपुर पहुंचे तो गांव छोटा और मिट्टी के घरों वाला था, जैसा राहुल ने बताया था। लेकिन गांव के बीच में जो स्कूल था वो अब कच्चा नहीं था। राहुल के प्रयासों से और शायद कुछ और लोगों की मदद से वो एक पक्के भवन में बदल गया था, भले ही छोटा हो। गुरुदीन मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। जब उन्होंने राहुल को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राहुल को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम आ गए। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें अब हमारी याद नहीं आती। राहुल ने कहा, मास्टर जी, मैं कभी आपको और इन बच्चों को भूल नहीं सकता। गुरुदीन मास्टर जी ने मुझे और अमित से मिलवाया। उन्होंने बताया कि राहुल उनके लिए एक भगवान के समान है। उन्होंने कहा, इनकी वजह से ही हमारे बच्चों का भविष्य बन पाया है। इन्होंने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने गुरुदीन मास्टर जी की आंखों में राहुल के लिए जो श्रद्धा देखी वो मेरे दिल को छू गई। हमने बच्चों से मुलाकात की। वे छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वे सब राहुल को राहुल भैया कहकर बुलाते थे। वे सब अपनी अपनी पढ़ाई के बारे में बता रहे थे। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ इंजीनियर और कुछ पुलिस वाला। उनकी मासूमियत और उनके सपने देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पति, जिसे मैं सिर्फ अपना मानती थी, वो कितने लोगों के लिए एक सहारा था। हमने कुछ दिन गांव में बिताए। मैंने देखा कि राहुल कैसे गांव वालों के साथ घुल मिल जाते थे। वो बच्चों के साथ खेलते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। वो एक अलग ही राहुल थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये उनका गुप्त जीवन था जो अब मेरे लिए भी एक खुली किताब बन चुका था। ये गुप्त जीवन मुझे उनसे दूर नहीं ले गया बल्कि और करीब ले आया। ये गुप्त जीवन मेरे लिए एक प्रेरणा बन गया। दिल्ली लौटते समय मेरे मन में एक नई शांति थी, एक नया उद्देश्य था। मेरे जीवन को सचमुच एक नया अर्थ मिल गया था। मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भावना है जो हमें और भी बड़े उद्देश्य से जोड़ती है। राहुल का ये गुप्त जीवन मेरे लिए एक रहस्य नहीं बल्कि उनके चरित्र की एक अनमोल परत थी, जिसे पाकर मैं खुद को और भी धन्य महसूस कर रही थी। अब राहुल, अमित और मैं, हम तीनों मिलकर रामपुर स्कूल के लिए काम करते हैं। मैंने अपनी कुछ पुरानी साहित्यिक आकांक्षाओं को भी फिर से जगाया है। मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हूँ, किताबें भेजती हूँ।
अमित अपने दोस्तों के साथ मिलकर फंड जुटाने का काम करता है। हमारे घर में अब रामपुर की बातें होती हैं, बच्चों के भविष्य की बातें होती हैं। हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब हम सिर्फ पति पत्नी और माँ बेटे नहीं हैं, बल्कि एक नेक काम में साझेदार भी हैं। मेरे पति का गुप्त जीवन सचमुच मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत रहस्य निकला। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जो रहस्य सबसे गहरा लगता है वही हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत नींव हो सकता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव रहा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।